हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पिछले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल सॉल्यूशन, वो भी एनसीईआरटी बुक से। तो उसका पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं कि उसका पहला क्वेश्चन मेरा कैसा है। तो मेथड है फर्स्ट एग्जाम्पल में, और पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है cos 2x। क्या दिया हुआ है? cos 2x। फर्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमको ये दिया हुआ है कि आप जो है लिखा हुआ है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है क्या, हम इस पे देखेंगे। तो देखो, ऐसे इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हमको cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है तो हम ये सिंबल का यूज करेंगे। यहाँ पे फंक्शन को लिखेंगे, जो ये फंक्शन दिया हुआ है cos 2x dx, x है तो dx। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला को याद कीजिए कि सर cos x का इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? sin x, लेकिन यहाँ cos 2x है तो हो जाएगा sin 2x प्लस c। इतना ही से मेरा बात होने वाला नहीं है, बात अभी और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक और फॉर्मूला है कि अगर हम इंटीग्रेशन sin ax प्लस b का कर रहे हैं तो हम इसका इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos ax प्लस b तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। लेकिन अगर x में, ओनली x में, x स्क्वायर नहीं, x में, x क्यों नहीं, x में कोई कोफिशिएंट हो तो उसको हम डिवाइड में करके लिखते हैं। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है तो लिखेंगे बाई a प्लस c। यह फॉर्मूला है, याद रखना है, कहीं पर भी हो जाएगा। अगर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं e टू द पावर 2x dx तो कहो कि सर पढ़ाए हैं e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन बदलता नहीं है e टू द पावर x का, तो हम लिख देंगे e टू द पावर 2x प्लस c। नहीं, x में कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि सर अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी बाई क्या होगा 2। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हमारा निकल गया sin 2x/2। लेकिन ये हुआ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फार्मूला का यूज करके हम इंटीग्रेशन निकालिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन हमको यहाँ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो एक क्वेश्चन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से समझा दे रहे हैं, बाकी हमको इसी मेथड से इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम फंक्शन को देखते हैं। यह जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू cos 2x, इट मीन हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू cos 2x भी लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इस तरह से हम यहाँ पे लिख लिए। तो अब हमको चेक करना है कि cos 2x किसका डेरिवेटिव होता है या cos x किसका डेरिवेटिव होता है। तो cos x तो sin x का होता है। अगर cos 2x का बात किया जाए तो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x लिखेंगे। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ sin 2x dx, क्या मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ sin 2x dx। तो डेरिवेटिव ऑफ sin 2x dx हमको मिलने वाला है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x तो cos 2x और 2x का इंटू 2 तो आ जाएगा यहाँ 2 cos 2x। अब देखिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। डेरिवेटिव ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू cos 2x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए cos 2x
अब ये cos 2x इज इक्वल टू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, ये मल्टीप्लाई में था तो इसको हम क्या कर लिए, डिवाइड में कर लिए। तो यही हमको चेक करना होता है कि ये इसका किसका डेरिवेटिव है। इसका जो डेरिवेटिव हम पता कर लेते हैं। अब देखिए हम पता किए कि cos 2x इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/2 sin 2x dx। कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे फिर डेरिवेटिव लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/2 sin 2x, तो हमको यही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बताता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसके इक्विवेलेंट एक डेरिवेटिव प्राप्त करो। इसके इक्विवेलेंट एक डेरिवेटिव प्राप्त करो, cos 2x का डेरिवेटिव। तो देखिए अगर इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा क्या, cos 2x। यहाँ से समझ लो। ठीक है, इसका मतलब कि हमको ये cos 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/2 sin 2x। cos 2x का डेरिवेटिव 1/2 sin 2x के इक्विवेलेंट हम लेकर आए हैं, क्योंकि हम पता किए कि cos 2x का डेरिवेटिव होगा क्या, तो sin 2x। कैलकुलेशन करते हुए हम यहाँ पे y इक्वल्स टू लेकर आ गए डेरिवेटिव ऑफ 1/2 sin 2x dx। इट मीन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x हमारा कितना हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x 1/2 sin 2x। तो यही हो गया हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है उसको हमको क्या करना है कि हमको एंटी डेरिवेटिव या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमको उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारा क्या गया, एंटी डेरिवेटिव 1/2 sin 2x प्लस c। क्लियर। तो इस तरह से हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें, लेकिन आपको इस तरह से बनाना नहीं है। ये एंटी डेरिवेटिव का और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का क्वेश्चन था तो हम समझा दिए। एक्चुअली अगर cos 2x दिया हुआ है तो बस एक स्टेप में हम करके निकल जाएंगे sin 2x/2 प्लस c। ठीक है, तो इस चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर, जब तक आप एग्जाम्पल को क्लियर नहीं समझ जाते हैं, एग्जाम्पल को अच्छा से नहीं बना लेते हैं, तो बहुत आपको दिक्कत हो जाएगा इंटीग्रेशन को समझने में, और हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे। अब सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और वो भी फर्स्ट का ही, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमारा 3 क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है 3x² प्लस 4x³ 3x² प्लस 4x³। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सारा प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ा रखे हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x³, क्योंकि उस मेथड का हमको एग्जाम में पूछता भी नहीं है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करके हमको दिखाओ, तो हम इसको ये एक क्वेश्चन सिखा दिए कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बनाना होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, 3x² प्लस 4x³ dx यही फंक्शन है। अब बताएं कि अगर u प्लस v प्लस w के फॉर्म में हो तो हम करते क्या हैं, तो सेपरेट कर देते हैं। प्लस और माइनस मेरा सेपरेट हो जाता है, तो हम वही काम यहाँ करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx को अलग प्लस 4x³ dx को अलग। अब ये भी पता है कि अगर कोई कांस्टेंट हो उसको बाहर करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, x² dx, यहाँ भी 4 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर करो dx। और हम फार्मूला एक बहुत ज़बरदस्त सिखाए हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx निकालना हो तो x के पावर एकरा में 1 जोड़ के जितना यहाँ लिखल है उसी से भाग देके प्लस c कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, तो अब जब हम ये करेंगे तब हमको देख लीजिए कि हमको अब क्या मिलना है। तो 3 मल्टीप्लाई x² है, तो कहो कि सर एकरा में 1 जोड़ेंगे तो 3 है, जितना यहाँ लिखल है उतने से भाग,
प्लस C1 नहीं लिखेंगे, सिखाए हैं, मेरा पिछले 3 वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देखिए बढ़िया से, सारा चीज इंटीग्रेशन का समझ में आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिखेंगे तो x के पावर 3 है तो एक जोड़ेंगे तो 4, उतने से भाग, अब प्लस में C, इंटीग्रेशन का साइन हट गया, मतलब कि हमको कांस्टेंट देना है। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, फाइनल रिजल्ट आया x³ प्लस x⁴ प्लस C। ये हमारा आ गया एंटी डेरिवेटिव, मतलब हमारा इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अगर एंटी डेरिवेटिव का बात किया जाए तो x³ प्लस 4x⁴। ठीक है, उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसको तो हम थ्योरी में ही प्रूफ करके दिखाए हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हम डायरेक्ट इसको कर देंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं क्या, लॉग मॉड x प्लस c। मॉड क्यों लगा इसका भी हम जवाब दिए हैं, क्योंकि यहाँ जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो लिखा हुआ रहता है कि x नॉट इक्वल टू 0, तो जब वह 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो फिर छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट में ये एक का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देख लिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमारा फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स और फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं कि इंटीग्रेशन जो निकालना है किसका निकालना है, तो इंटीग्रेशन निकालना है x³ - 1/x² dx, x³ - 1/x² dx। अब जब इस तरह का फॉर्म हो जाए तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे x³/x², कोई आपत्ति नहीं है, -1/x², इसमें भी मेरा कोई आपत्ति नहीं है। अब ये भाग लगेगा तो ओनली बन जाएगा x माइनस ये x⁻² हम लिखेंगे, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं एक्सपोनेंट का, कि क्या जानते हैं कि 1/x⁻m हो तो हम x⁻m लिखेंगे, और 1/x⁻m हो तो हम x⁻ सिर्फ m लिखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला को दिमाग में रखना है, क्लियर। अब देखिए, अब तो हमको पता हो गया कि सर अब इसको सेपरेट कर लीजिएगा, x को अलग कीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx को अलग कीजिए। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन x² क्यों हुआ, क्योंकि एक छुपा है, एक देना है हमको। x के पावर n का फार्मूला पॉजिटिव इंटीजर में हमको, या नेगेटिव इंटीजर या कोई भी इंटीजर है हमको पता है। ठीक है, माइनस x⁻², तो कहो सर एक जोड़ना है और जितना लिखा हुआ है उसी से डिवाइड भी करना है, प्लस c। फाइनल रिजल्ट की ओर अगर हम चलते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे x² माइनस, इसको ऐड करेंगे तो x के पावर आएगा -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी कहो कि सर वही आएगा, थोड़ा सा हम साइन को चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x² माइनस माइनस यहाँ प्लस, और x के पावर -1 को 1/x लिखेंगे प्लस c। ये मेरा क्या बन गया, रिजल्ट। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। तो इस तरह से हम आंसर को ले लेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन कि आगे वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/2 x⁻2/3 प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2/3 प्लस 1 dx। इस प्रकार का हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए, क्योंकि अलग अलग करना है तो x के पावर 2/3 dx प्लस 1 लिखते नहीं है, 1 लिखेंगे dx। अब इसमें भी वही काम होगा, क्योंकि पावर n है, n यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर या फिर कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो x के पावर 2/3 है तो 2/3 में हम 1 जोड़ेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड। क्लियर आ गया समझ में। dx का पढ़े हैं x इंटीग्रेशन प्लस c। अब तो इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁵/2 x⁵/2 और नीचे भी लिखेंगे 5/2 प्लस x प्लस c। एक स्टेप और इसको हम करेंगे
तो ये 2/5 में कन्वर्ट होगा, किसमें 2/5 में, 2 ऊपर जाएगा इंटू x⁵ प्लस x प्लस c, इतना ही हम क्या करेंगे आंसर ले लेंगे। यही हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन का इंटीग्रल्स जो इंटीग्रेशन निकाले वो हमारा ये आ गया। क्लियर। तो फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, इसको कभी भूलना नहीं है। 2 4 5 फार्मूला ऐसा है जो लाइफ में कभी भूलना ही नहीं है, इंटीग्रेशन में हमेशा यूज होते ही रहता है। क्लियर। तो उसके लिए हमको अकबकाने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन को करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, समझते जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर। इसका एक पार्ट और बचा हुआ, थर्ड पार्ट, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं थर्ड पार्ट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन धीरे धीरे हमारा बदलते जा रहा है, क्वेश्चन हमारा बदलते जा रहा है, तो हम काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस माइनस है, तो अब इस तरह का फंक्शन को अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो आइडेंटिटी को, तो हम सेपरेट करेंगे। सबसे पहले तो हम सेपरेट करते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵3/2 dx प्लस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे e⁻x dx माइनस 1/x dx। क्लियर। अब देखिए x⁵3/2, तो हमको पता है कि सर इसमें x⁴n का फॉर्म है, तो 1 जोड़ना है, तो 3/2 में हम 1 जोड़ेंगे और जो चीज़ लिखा हुआ है उसी से हम देंगे भाग, काम ही खत्म। 2 e⁻x बदलवे नहीं करता है, माइनस 1/x को हम पढ़ लिए हैं लॉग मॉड x, इंटीग्रेशन का चीज़ नहीं है तो लगाएंगे c। ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, तो x⁵5/2 आई बदल जाएगा 2/5 में। छोटा कैलकुलेशन है इसलिए दिखा दिए हम थोड़ा सा स्पीड में, माइनस यहाँ प्लस होगा लॉग मॉड x प्लस c। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया 2/5x⁵5/2 प्लस 2 e⁻x माइनस लॉग मॉड x प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट थर्ड क्लियर। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर थर्ड में। एग्जाम्पल नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, किस तरह का हमारा क्वेश्चन है, तो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx। कहो कि सर दुगो है u प्लस v, पहले आप सेपरेट कर लीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ लिखिए sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस cos x, वेरी सिंपल फार्मूला है, प्लस cos x का होता है sin x प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। अगर और मॉडरेट करके लिखेंगे तो sin x माइनस cos x लिख सकते हैं। क्लियर है। सेकेंड नंबर हमारा सेकेंड पार्ट जो हमारा है वह है cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx, cosec x प्लस cot x dx। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे, तो देख लीजिए। अब पहले तो बात है कि मल्टीप्लाई कराएंगे, तो cosec x² प्लस cosec x इंटू cot x dx। अब फिर यहाँ 2 ठो आ गया, दोनों को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx। cosec x² का इंटीग्रेशन पता है माइनस cot x माइनस cot x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस c, या तो फिर आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। तो cosec x² का इंटीग्रेशन माइनस cot x, क्योंकि आंसर c में आ रहा है, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन भी cosec x होता है। ठीक है। तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे, ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया इंडेफिनिट। ठीक है।
और एक और थर्ड पार्ट जो हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए, जब इस तरह का क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार ऑब्जेक्टिव या फिर 1 या 2 नंबर वाला में आपको ये पूछ दिया जाएगा। देखिए, तो अब हम इसको करेंगे क्या, तो 1 बाई लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, अलग करेंगे तो dx अलग अलग कर दे रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, हम एक बार लिखेंगे साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कहो कि सर एक बार कॉस बचेगा, उसको बाबू हम ऐसे लिख देंगे कॉस एक्स डी एक्स, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन बाई कॉस को हम लिख सकते हैं टेन, और 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं सेक, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख देंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। सबसे पहला बात कि आपको फार्मूला याद कर लेना होगा, बिना फार्मूला का इंटीग्रेशन नहीं नाचता है। अगर इसको उंगली पर नचाना है तो आपको फार्मूला दिमाग में बैठाना है, फार्मूला दिमाग में रहेगा, A to Z क्वेश्चन आपको मुट्ठी में गिन के भरा हुआ है, आपको आराम से इसको उंगली पर नचाते रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कुछ है नहीं, बस अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले आपको बस इसको सेपरेट करना है। एकदम फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगाओ कि सर सेपरेट इतना बाई इतना, इतना बाई इतना करके, पहला कॉन्सेप्ट यही लगाना, पहला मेथड यही लगाना, पहला अप्रोचिंग यही लगाना, फर्स्ट प्रोसेस यही होगा, और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा हमको। क्लियर। तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 को भी क्लियर किया, आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए लास्ट एग्जाम्पल लेकर हम आ गए यहाँ, एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ, मतलब एंटी डेरिवेटिव करने का मतलब कि हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उसको एंटी डेरिवेटिव होता क्या है, एंटी डेरिवेटिव मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, वहाँ पर पूरा बताया हुआ है एंटी डेरिवेटिव कहते किसको हैं। कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन किए जो वैल्यू आया पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा फंक्शन मिल जाएगा, तो उसी को हुआ एंटी डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन को हम क्या किए कि डेरिवेटिव किए, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन आ गया, हो गया एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ का, जो कि एफ डिफाइंड है, एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 6 वेयर f0 इज इक्वल टू 3। मतलब हमको तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालना है। अब एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालना है तो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है। अब ये फंक्शन 4x³ - 6x है, तो 4x³ - 6x का अब हमको करना क्या है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वन सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। वन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, वन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स इज, अच्छा वन एंटी डेरिवेटिव इसका क्या होगा, सबसे पहले वन एंटी डेरिवेटिव। तो कहो कि वन एंटी डेरिवेटिव इसका क्या होगा, तो सर इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, वही तो हमारा वन एंटी डेरिवेटिव हो गया।
इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा होगा इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 6 dx। अब इसको हमको लिखना होगा तो 4 × x⁴/4 माइनस 6 dx का x, ठीक है, कैंसिल आ गया। x⁴ माइनस 6x ये क्या आ गया 1 एंटी डेरिवेटिव, x⁴x माइनस 6x ये 1 एंटी डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अगर हम ये एंटी डेरिवेटिव है, अगर इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो पुनः हमको ये आना चाहिए, पुनः हमको ये मिल जाएगा। अगर एंटी डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव फंक्शन मिलना चाहिए। अगर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पुनः ये हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तब f(x) इज इक्वल टू कैपिटल f(x) इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x प्लस क्या लगाएंगे c, x⁴ माइनस 6x प्लस क्या लगाएंगे c, वेयर c इज कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम c लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन था, इसका एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब कि इसका इंटीग्रेशन हमको ये आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। अब कह रहा है कि तो ये डिफाइंड है कि f(0) इज इक्वल टू 3 है, f(0) इज इक्वल टू 3 है, मतलब कि अगर यहाँ 0 करेंगे तो पूरे इसका वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए 3। कहा है क्वेश्चन, ये गिवन है कि f जो फंक्शन है अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं किसमें एंटी डेरिवेटिव में तो हमको रिजल्ट मिल के आएगा 3। कोई बात नहीं है, हम 0 पुट करते हैं, 0⁴ माइनस 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस c। अब कहा है कि f(0) का वैल्यू आएगा 3, ये 0 तो c का वैल्यू क्या आया 3। तब अगर ये वेयर जहाँ f(0) इज इक्वल टू 3 है तब हमको फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। तब अब हमारा f(x) होगा क्या, क्योंकि f(x) हमारे एंटी डेरिवेटिव है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, x⁴ माइनस 6x और c का मान प्लस 3, ये निकल के आ गया हमारा फंक्शन। फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। अब ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ f हमको निकल के आ गया जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड था और जहाँ पर f(0) इज इक्वल टू 3 था। तो जब कभी भी ऐसा भी हमको क्वेश्चन मिले सीधे इस फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे और जो चीज़ दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, c का मान निकालेंगे और c का मान रख देंगे तो हमारा फंक्शन निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हेंस द रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द यूनिक फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस x⁴ माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना कर लेंगे। अब अगर आप NCERT बुक में देखना चाहते हैं तो इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन भी 2-3 है, बाकी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो जब कभी भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और ये f(0) या यहाँ पे कुछ भी डिफाइंड है तो हम सबसे पहले फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो पॉलिनोमियल पढ़े हैं 9th क्लास में उसका वैल्यू को देंगे और वहाँ से c का मान निकालेंगे, पुनः c का वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा फंक्शन निकल जाएगा जो एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में। क्लियर? तो अगला वीडियो हम एक्सरसाइज 7.1 NCERT बुक का एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज सॉल्यूशन लेकर आएंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।